नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं सुबह 9 बजे की हेडलाइंस के साथ। डिजिटल पेमेंट में सरकार ने दी कई तरह की रियायतें। कार्ड से 2000 तक लेन देन पर सर्विस टैक्स नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा नोटबंदी के महायज्ञ से भविष्य में फायदा। जजों की नियुक्ति में कॉलेजियम और सरकार दोनों बरते पारदर्शिता। स्थायी समिति की सिफारिश में राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित की परिभाषा स्पष्ट करने की सलाह। का सार्वजनिक हो चयन के मापदंड। भारत बनेगा अमेरिका का बड़ा रक्षा साझेदार। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच मुलाकात में समझौतों को अंतिम रूप। उच्च स्तरीय डिफेंस टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी साझा करने में मिलेगी मदद। भारत के साथ नहीं रखना चाहते स्थायी दुश्मनी। पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित का बयान। भारत ने दी आतंकवाद को बढ़ावा बंद करने की नसीहत। अंडमान में वर्दा तूफान के और तेज होने की आशंका। भारी बारिश और हवाओं के मद्देनजर लोगों को घरों में ही रहने की सलाह। 3 दिन से फंसे पर्यटकों को निकालने की कोशिशें तेज। नोटबंदी के बीच सरकार ने डिजिटल भुगतान पर कई तरह की छूट की घोषणा की है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि कार्ड से पेट्रोल डीजल की खरीद करने पर 0.75% की छूट मिलेगी। रेलवे की मासिक और सीजनल पास का भुगतान डिजिटल तरीके से करने वालों को 1 जनवरी से 0.5% का डिस्काउंट मिलेगा। रेलवे कैटरिंग और रिटायरिंग रूम बुक कराने वालों को 5% की छूट मिलेगी। ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक कराने वालों को 10 लाख का बीमा मुफ्त में मिलेगा। सरकारी बीमा कंपनियों की वेबसाइट से बीमा खरीदने पर 10% और प्रीमियम का भुगतान करने पर 8% की छूट मिलेगी। हाईवे पर टोल टैक्स का भुगतान RFID और फास्टैग से करने पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। वहीं 10,000 की आबादी वाले गांव में 2 स्वाइप मशीन लगाई जाएंगी। इस तरह के 1 लाख गांव का चयन किया जाएगा। We are using this also as an opportunity to move towards digitization. Now, in almost industry after industry, service after service, the feedback we are getting is that this movement is quite rapid. सरकार ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड से 2000 तक के लेन देन पर सेवा कर में छूट देने का फैसला लिया है। वहीं गेहूं के आयात शुल्क को 10% से घटाकर 0 कर दिया गया। वित्त राज्य मंत्री ने इससे जुड़ी अधिसूचना सदन में पेश की। गेहूं पर आयात शुल्क घटाने पर विपक्ष ने चिंता जताई है। सरकार ने क्रेडिट, डेबिट या दूसरे भुगतान कार्ड से 2000 रुपए तक के लेन देन पर सेवा कर में छूट देने से संबंधित अधिसूचना गुरुवार को सदन में पेश की। इसके लिए जून 2012 की अधिसूचना में संशोधन किया गया है। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के मकसद से ये फैसला लिया गया है। 8 December 2016 seeking to amend exemption notifications number 25/2012 dated the 20th June 2012 so as to exempt services by an acquiring bank to any persons in relation। सरकार ने गेहूं के आयात शुल्क को भी 10% से घटाकर 0 करने का फैसला लिया है। कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों ने सरकार के इस फैसले पर चिंता जताई। गेहूं की इंपोर्ट ड्यूटी 10% से घटाकर 0% की जा रही है। ये मूल रूप से किसानों के विरुद्ध है और इसके साथ साथ आज बाजार में पैसे की कमी के कारण ही गेहूं सस्ते दामों में बिक रहा है। सरकार को इस पे सोचना चाहिए। सबसे बड़ी फसल 2 ही है, जब ये डिस्कस होगा और एक धान की। There is a procedure by which you can move modification। उत्पादन करने वाले लोगों का सर्वनाश हो जाएगा। सरकार का ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जारी गतिरोध की वजह से गुरुवार को भी राज्यसभा में नोटबंदी पर चर्चा नहीं हो सकी। कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने नोटबंदी की वजह से जान गंवाने वाले लोगों को सदन में श्रद्धांजलि देने की मांग की। वहीं सरकार ने विपक्ष पर चर्चा से पीछे हटने का आरोप लगाया। गतिरोध की वजह से सदन की कार्रवाई कई बार बाधित हुई। सदन में गुरुवार को भी गतिरोध की वजह से नोटबंदी पर चर्चा नहीं हो सकी।
नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने आरोप लगाया कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। उन्होंने नोटबंदी की वजह से जान गंवाने वाले लोगों को सदन में श्रद्धांजलि देने की भी मांग की। 100 से ज्यादा लोगों को जो सरकार की गलत नीति की वजह से, नोटबंदी की वजह से किसी की शादी नहीं हो पाई, किसी की बेटी की शादी नहीं हो पाई, किसी को दवाई नहीं मिल पाया, कोई हॉस्पिटल नहीं दाखिला कर पाया, ट्रेजरी बेंचेस एजिटेट, किसी के पास अनाज खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, उनको श्रद्धांजलि हमने बाहर पार्लियामेंट के बाहर दे दी। ये शर्म की बात है। इस मुद्दे पर टीएमसी और बीएसपी ने भी कांग्रेस का साथ दिया और सरकार की नीतियों की आलोचना की। Sir, we are talking about the dead people. Do you have a zero hour talking of the poor people who are benefited by this we are government talking about decision, the historic dead. decision of the government. Dead should be mourned. Sir, dead should be mourned. All right. Not to be objected. Okay, fine. ये पहली बार देख रहे हैं कि काले धन के मुद्दे पर बहुत चाहते चर्चा करो ना, डिस्कशन कर नहीं रहे, काले धन के गुलेरों की बंगाली पर। विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए सरकार ने चर्चा जारी रखने पर जोर दिया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध की वजह से पहले शून्यकाल और फिर प्रश्नकाल की कार्यवाही बाधित हुई। प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। भोजन अवकाश के बाद भी सदन में गतिरोध जारी रहा। अवरोध की वजह से सदन की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। विशाल दहिया के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी के खिलाफ विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। संसद परिसर में गुरुवार को 15 विपक्षी दलों के करीब 200 सांसदों ने मौन प्रदर्शन किया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इसे प्रधानमंत्री का गलत फैसला करार दिया। नोटबंदी को 1 महीना पूरा हुआ तो विरोध में विपक्ष ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। विपक्ष ने इस दिन को काला दिवस के तौर पर मनाया। विपक्षी सांसदों ने हाथ पर काली पट्टी बांधी और मौन रखकर लाइन में लगकर जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि लोग बेहाल हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार-बार रुख बदल रहे हैं। पहले ब्लैक मनी की बात हो रही थी, अब ब्लैक मनी की बात नहीं हो रही। उसके बाद आतंकवाद की बात हुई, उसके बाद काउंटरफिट की बात हुई, अब कैशलेस बात हो रही है। प्रधानमंत्री आगे पीछे दौड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप अंदर आइए, लोकसभा में आइए, बैठिए और हमें बोलने दीजिए जो हम बोलना चाहते हैं, फिर रिप्लाई करना। विपक्षी दलों का आरोप है कि 1 महीने बाद भी देश की 90% जनता परेशान है और सरकार जवाब देने से बच रही है। पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है, आर्थिक इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। तो जो विपक्ष है तो वो 90% लोगों की जो बात है, दुख तकलीफ है, पीड़ा है, तो वो उसको रखना चाहता है। बड़े से लेकर छोटे तक कोई बचा नहीं जो पीड़ित न हो, जो दुखी न हो, जो कष्ट में न हो, वो सब के सामने रखना चाहता है विपक्ष, लेकिन गवर्नमेंट इसके लिए तैयार नहीं। चंद लोगों को फायदा मिल रहा है वो तो नजर आ रहा है और बाकी लोग पिस रहे हैं और उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। तो इसके पीछे ये जो षड्यंत्र जो है इसकी खुलासा करने के लिए एक जेपीसी की जरूरत है, उसको गठित करें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि नोटबंदी के नाम पर जनता को परेशान किया जा रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री सफाई दें। Under the leadership of present Prime Minister, the government has been derailed totally. এবং পাবলিককে টোটাল হ্যারাসমেন্ট, তার বদনাম করা, তাকে হস্টাইল করা, তার বিজনেস নষ্ট করে দেওয়া। सरकार ने विपक्ष के काला दिवस को काले धन का समर्थन दिवस बताया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन सदन का अपमान है। They are now saying that they are observing 1 month of this as काला दिवस। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये काला दिवस है, काला धन का समर्थन दिवस है। 8 नवंबर को प्रधानमंत्री ने 500 और 1000 के पुराने नोट बंद करने का ऐलान किया था। इसके बाद से विपक्ष लगातार इससे हो रही परेशानियों का मुद्दा संसद के भीतर और बाहर उठा रहा है। नवविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संसद के शीतकालीन सत्र में जारी गतिरोध पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने सरकार और विपक्ष से सदन की कार्रवाई सुचारू तरीके से चलाने की अपील की है। दिल्ली में डिफेंस स्टेट संगठन की बैठक में राष्ट्रपति ने कहा कि संसद में गतिरोध किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने साफ किया कि संसद को बाधित करना अब रोज की बात हो गई है। राष्ट्रपति का मानना है कि संसदीय स्वतंत्रता का गलत फायदा नहीं उठाया जाना चाहिए। उन्होंने सांसदों से संसद के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने की अपील की। Disruption is totally unacceptable in the parliamentary system. People send the representatives to speak, not to sit in dharna or not to create any trouble. You are meant to devote your time for exercising the authorities of the members, particularly of Lok Sabha members, over money and finance. कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि वो राष्ट्रपति की बात से सहमत हैं, लेकिन सदन को सुचारू तरीके से चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। संसद का उनका एक लंबा अनुभव है, संसद का महत्व वो समझते हैं और अब उनसे सहमत हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी परिस्थिति बनी है गतिरोध की, और मुख्य जिम्मेवारी प्रधानमंत्री और सरकार की है। वहीं सरकार का कहना है कि वो संसद में बहस कराने के लिए तैयार है। महामहिम राष्ट्रपति जी का कहना ये है कि सदन में चर्चा होनी चाहिए, तो चर्चा के लिए तो सरकार पहले दिन से तैयार है। संविधान के जानकारों का मानना है कि राष्ट्रपति संसद को सुचारू तरीके से चलाने के लिए सिर्फ सुझाव ही दे सकते हैं। जहां उनको पावर दी गई है मैसेज देने की, वो मैसेज की पावर उनको दो सूरत में है। फर्स्ट, व्हेन देयर इज अ बिल पेंडिंग, एंड द सेकंड इज और अदरवाइज। नो, जो एक्सप्रेशन और अदरवाइज है क्वालिफाइड नहीं है। शीतकालीन सत्र में नोटबंदी पर लगातार गतिरोध बना हुआ है। रविंद्र सिंह शरण के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी को 1 महीना पूरे होने के बाद भी लोग दिक्कतों से जूझ रहे हैं। बैंक जाने पर भी पर्याप्त पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो एटीएम में कैश जल्दी खत्म हो रहा है। नोटबंदी के बाद कतार में मरने वालों की तादाद 90 तक पहुंच गई है। नोटबंदी को 1 महीना पूरा हो गया है, लेकिन हालात नहीं बदले हैं। देश भर के बैंकों और एटीएम के बाहर कतारें कम होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली में एक एटीएम के बाहर खड़े कुलदीप और उनके साथी पिछले कई दिनों से सिविल सर्विसेज की क्लास नहीं जा पा रहे। परेशानी ये है कि मकान मालिक चेक या कार्ड से किराया लेने को तैयार नहीं है और उन्हें 15,000 रुपए चुकाने हैं। सुबह 7 बजे से निकल गए थे घर से, मतलब तो यहाँ पे डेली का रूटीन नहीं चल रहा है। आज तो चलो इस बात की खुशी है कि हैं पैसे, वरना कभी कभी ऐसा हो रहा है सुबह 7 बजे आओ और 3 बजे तक लाइन में लग रहे हो, उसके बाद कैश ही नहीं है। तो इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। और आने जाने का जो वो तो है ही एक्सपेंस, ऊपर से जो रेंट वगैरह प्रॉब्लम है और इंस्टीट्यूट की जो फीस है और डेली का जो और जो खर्चे हैं वो हर जगह, क्योंकि हर जगह पे एटीएम नहीं है ना, तो इस वजह से हमें काफ़ी दिक्कत हो रही है। बाकी जगह तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाकी जगह स्वाइप मशीन यूज़ हो जा रही है, लेकिन जो किराया देना है, रेंट देना है, तो मकान मालिक काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग कैश ले नहीं रहे किसी भी तरीके से, मतलब कैश ही ले रहे हैं, सॉरी। और तो डेली यहाँ पे 15,000 हम लोग का रेंट है, तो आकर के डेली 4 से 5 घंटे लाइन में लगो, और डेली एग्जाम्स हैं हम लोग के और क्लासेस हैं, तो फिर बहुत मुश्किल हो रही है इस चीज़ को मैनेज करने में। देश के दूसरे इलाकों में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। केरल के लोगों का कहना है कि नोटबंदी भले ही अच्छी हो, लेकिन बैंकों से पैसा नहीं मिलेगा तो रोजी रोटी कैसे चलेगी। തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി എന്നുള്ളത് വളരെ സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പം ATM വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. जम्मू में भी हालात नहीं बदले हैं। 1 महीने के बाद भी लोग नकदी की समस्या से जूझ रहे हैं। पंजाब के फजिक्का में 1 महीने से लोग सुबह उठने के बाद सबसे पहले लाइन में लगते हैं। कुछ को नकदी मिल जाती है और कुछ को निराश लौटना पड़ता है। वाराणसी के लोगों का कहना है कि ना तो बैंकों के पास पर्याप्त नकदी है और ना ही एटीएम में पैसा। कल भी हम लोग लाइन लगाए, फिर चले गए, कैश खत्म हो गया, फिर आए हैं दोबारा, फिर लाइन में लगे हुए हैं, शायद मिल जाए। एटीएम में जो 2,000 रुपया पर डे निकलता है, इसको बढ़ाया जाए। अभी उन्होंने 2500 किया था, लेकिन अभी 2500 भी कम है, क्योंकि इससे लोगों की परेशानी दूर नहीं हो पाती। कितने तो सानू 4,000 दे दिया, कितने 2,000 दे दिया, कितने छुट्टी कर दिंदे सैलरी वाले नूं लाख लाख देई जांदे आ। सानू कोई सुनाई नहीं हो रही जिम्मेदारां दी।
इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का फिर बचाव किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से किसानों, व्यापारियों और मजदूरों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने ट्वीट पर लिखा कि ये एक यज्ञ है जिसमें अभी दिक्कत हो रही है, लेकिन भविष्य में लाभ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आयकर विभाग ने गुरुवार को चेन्नई से 106 करोड़ रुपए नकद और 127 किलो सोना बरामद किया है। नकदी में 96 करोड़ के पुराने और 10 करोड़ के नए नोट हैं। नए नोटों की ये सबसे बड़ी बरामदगी है। 8 जगहों पर डाले गए छापों में वित्तीय लेन देन, सोने की बिक्री से जुड़े कई कागजात भी मिले हैं। इनकी जांच के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों को लगाया गया है। इस मामले में 3 लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। कालेधन मामले में छापेमारी को लेकर आयकर विभाग कई और लोगों पर भी नजर बनाए हुए है। संसद भवन परिसर की वीडियोग्राफी मामले में जांच करने वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। मामले में दोषी पाए गए आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान को मौजूदा शीतकालीन सत्र की शेष अवधि से निलंबित किए जाने की सिफारिश की गई है। जांच समिति के अध्यक्ष की लोकसभा में रिपोर्ट पेश की। उन्होंने सदन को बताया कि भगवंत मान का आचरण आपत्तिजनक था, साथ ही जांच के दौरान उनका जवाब संतोषजनक नहीं रहा। रिपोर्ट के मुताबिक भगवंत मान ने संसद भवन और उससे जुड़े लोगों की सुरक्षा को खतरे में डाला। और आप बने रहे हमारे साथ, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। उत्तराखंड में समुद्र तल से करीब 15,500 फुट की ऊंचाई पर मौजूद दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा पवित्र श्री हेमकुंड साहिब 1936 में बनकर तैयार हुआ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह के दुष्ट दमन रूप को समर्पित। संसद की विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति ने उच्च न्यायपालिका में जजों के खाली पड़े पदों के मामले में गंभीर चिंता जताई है। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली समिति ने कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने की जरूरत है और साथ ही चयन के मापदंड भी सार्वजनिक होने चाहिए। स्थायी समिति की सिफारिश में राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित की परिभाषा स्पष्ट करने की सलाह दी गई है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों के खाली पड़े पदों और उन्हें भरने में देरी के मामले पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट गुरुवार को संसद में पेश की गई। विधि एवं न्याय संबंधी स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि सरकार और न्यायपालिका को आपसी विचार विमर्श के जरिए खाली पड़े पदों को भरने की कोशिश करनी चाहिए। समिति ने सिफारिश की है कि जब तक नियुक्ति के लिए कोई स्थायी तंत्र नहीं बनता तब तक कोलेजियम और मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के जरिए जजों की नियुक्ति जारी रखनी चाहिए। समय सीमा रहनी चाहिए। कोलेजियम्स के लिए भी कई जगह पे देखा है, हाईकोर्ट के कोलेजियम बहुत समय लेते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के बाद नाम भेजे जाने के बाद सरकार के पास 9 महीने पड़े रहते हैं। ये अच्छी ये बात नहीं है। इसके लिए भी समय सीमा हो कि 4 हफ्ते 6 हफ्ते में सरकार उसको प्रोसेस करके भेज दे। समिति की दूसरी सिफारिशों में कहा गया है कि नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता हो और योग्यता और चयन प्रक्रिया के मापदंड सार्वजनिक हों। साथ ही खाली पड़े पदों की संख्या भी सार्वजनिक करने की सिफारिश की गई है। जजों की सेवानिवृत्त की उम्र बढ़ाने की सिफारिश भी समिति ने की है। सुप्रीम कोर्ट में रिटायरमेंट की उम्र 67 साल और हाई कोर्ट में रिटायरमेंट की उम्र 65 साल करने की सिफारिश है। समिति ने यह भी कहा कि पद खाली होने से पहले ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए और इसके लिए एक नियमित रजिस्ट्री भी बनाई जा सकती है। हर हाई कोर्ट की रजिस्ट्रार की कार्यालय में एक स्पेशल सेल बनना चाहिए जहाँ पे तमाम उन लोगों के नाम रखे जाएं जो कि क्वालिफाई करते हैं हाई कोर्ट के जजेस बनने के लिए। पूरी जानकारी रहे उन लोगों के बारे में, उससे आसानी होगी और सही समय पे नियुक्ति होंगी। समिति ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा या व्यापक जनहित की आड़ लेकर सरकार को किसी जज के नाम की सिफारिश को रद्द करने का वीटो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। समिति ने कहा कि उच्च न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। उच्च न्यायपालिका में जजों के खाली पड़े पदों के मामले में न्यायपालिका और सरकार के बीच हाल के दिनों में कई बार टकराव देखने को मिला है, लेकिन संसद में पेश हुई विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट में ये साफ सिफारिश की गई है कि सरकार को न्यायपालिका से टकराव से बचना चाहिए और साथ ही
ऐसे रास्ते भी खोजने चाहिए जिससे कि उच्च न्यायपालिका में जजों के पद खाली न पड़े रहें। दिल्ली में कैमरन कवलजीत के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। चुनाव आयोग ने 5 चुनावी प्रदेशों से परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान करने से पहले आयोग से सलाह मशवरा करने को कहा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में अगले साल चुनाव हैं। चुनाव और परीक्षाओं की तारीखों में टकराव टालने के मकसद से आयोग ने ये बात कही है। आयोग ने यह भी कहा कि वो चुनाव कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। इस बीच यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए कल दिन में जारी कार्यक्रम फिलहाल टाल दिया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने गुरुवार दोपहर यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 16 फरवरी से 20 मार्च तक कराए जाने का कार्यक्रम घोषित किया था। भारत अमेरिका का बड़ा रक्षा साझेदार बनेगा। दिल्ली में कल दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात में भारत को बड़े रक्षा साझेदार का दर्जा देने के कदम को अंतिम रूप दिया गया। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और अमेरिका के रक्षा मंत्री एस्टन कार्टर 7वीं बार मिले तो द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को विस्तार देने पर चर्चा हुई। दिल्ली में हुई इस बैठक में भारत को बड़े रक्षा साझेदार का दर्जा देने के कदम को अंतिम रूप दे दिया गया। इससे उच्च स्तरीय अमेरिकी रक्षा प्रौद्योगिकी को साझा करने और तुरंत सहयोग में मदद मिलेगी। Today, our defense relationship takes a major step forward because we finalized India's designation as a major defense partner. That is unprecedented. It's unique to India, and it puts India on par with our closest older allies. दोनों पक्षों ने आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग जारी रखने पर भी सहमति जताई और ये सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि आतंकी समूहों को किसी राष्ट्र से कोई संरक्षण नहीं मिले। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने रक्षा साझेदारी को लेकर अमेरिका की मजबूत प्रतिबद्धता की तारीफ भी की। Overall, I am confident that both our countries will continue to strengthen and expand our defense cooperation in the future on this very strong foundation that you have helped us to build. अमेरिकी रक्षा मंत्री कार्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एस्टन कार्टर की सराहना की। दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय मुद्दों के साथ एशिया प्रशांत क्षेत्र के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गुरुवार को सार्क संगठन की 31वीं वर्षगांठ के मौके पर भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर उसकी सरजमी पर पल रहे आतंकवाद को खत्म करने की नसीहत दी। भारत ने कड़ा संदेश देते हुए साफ कहा कि पाकिस्तान में सार्क सम्मेलन होगा या नहीं, ये पाकिस्तान पर निर्भर है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ कोई दुश्मनी रखना नहीं चाहता। सार्क संगठन के चार्टर डे के मौके पर भारत ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। गुरुवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि ये पाकिस्तान को तय करना है कि वो अपने यहाँ आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहता है या सार्क सम्मेलन होने देना चाहता है। We all know why SARC has not made progress because one standout country has consistently opposed all our efforts and initiatives towards promoting greater regional cooperation and connectivity. Prime Minister has also outlined that terrorism remains a very serious threat, in our efforts to promote regional cooperation. पाकिस्तान की तरफ से भी दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने की बात कही गई है। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा कि उनका देश भारत के साथ दुश्मनी का माहौल नहीं चाहता, लेकिन सीमा पार जारी आतंकी गतिविधियों के मसले पर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। We need to move from conflict management to conflict resolution, and that obviously cannot happen unless we talk to each other with a sincerity and seriousness of purpose. इस्लामाबाद में नवंबर में प्रस्तावित सार्क सम्मेलन का भारत समेत लगभग सभी सदस्य देशों ने आतंकवाद के मुद्दे पर बहिष्कार किया था। गुरुवार को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क की 31वीं वर्षगांठ और 32वां चार्टर डे था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अंडमान द्वीप के करीब मौजूद चक्रवात वर्दा गंभीर शक्ल अख्तियार कर सकता है। पोर्ट ब्लेयर की दक्षिण पश्चिम दक्षिण दिशा में इस चक्रवात की रफ्तार 240 किलोमीटर प्रति घंटा है। चक्रवात की वजह से तेज हवाओं के साथ ही भारी बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ही रहने की सलाह दी है। अगर चक्रवात की ये गति बरकरार रही तो अगले कुछ दिनों में ये उत्तर की ओर मौजूद आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ सकता है। भारी बारिश और तूफान की वजह से अंडमान और निकोबार के हैवलॉक और नील द्वीपों पर 1000 से ज्यादा पर्यटक पहले ही फंसे हुए हैं।
इनमें 320 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। केंद्र सरकार पर्यटकों को सुरक्षित निकालने का प्रयास कर रही है। गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अंडमान के उपराज्यपाल जगदीश मुखी से फोन पर बात करके हालात की जानकारी भी ली थी। उच्च शैक्षिक संस्थान अब दाखिले के लिए आवेदकों के असली दस्तावेज अपने पास नहीं रख सकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से कल जारी दिशा निर्देशों में यह बात कही गई है। दिशा निर्देशों के मुताबिक विश्वविद्यालयों को दाखिले के समय असली दस्तावेजों की जांच करके उन्हें तुरंत आवेदकों को लौटाना होगा। इससे पहले आवेदकों के दाखिले के लिए मार्कशीट, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र समेत कई असली दस्तावेज जमा कराने होते थे। नए नियमों के मुताबिक दाखिला रद्द कराने पर फीस वापस करने के लिए संस्थानों को 4 स्तरीय व्यवस्था का अनुसरण करना होगा। दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत कोहरे की चपेट में है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार और राजस्थान में कोहरे के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटों में ठंड से 16 लोगों की मौत हो गई है। कोहरे की वजह से नोएडा और गाजियाबाद में स्कूलों के वक्त में बदलाव किया गया है। डीएम ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी से 8वीं क्लास तक का वक्त अब 9:30 करने का आदेश दिया है। वहीं कोहरे से यातायात भी प्रभावित हुआ है। सड़कों पर गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है। रेल और हवाई यातायात का भी कुछ ऐसा ही हाल है। दृश्यता दिल्ली में 67 से ज़्यादा ट्रेनें पर असर पड़ा है। ये देरी से चल रही हैं। 30 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है, जबकि 2 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। हवाई यातायात का भी कुछ ऐसा ही हाल है। 24 अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों में देरी हुई है। दिल्ली में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। महोत्सव में देश विदेश से आए वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को विज्ञान में रुचि बढ़ाने की जरूरत है। गुरुवार को कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने आविष्कारों का प्रदर्शन किया। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। डिजिटल पेमेंट में सरकार ने दी कई तरह की रियायतें। कार्ड से 2000 तक लेन देन पर सर्विस टैक्स नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा नोटबंदी के महायज्ञ से भविष्य में फायदा। जजों की नियुक्ति में कॉलेजियम और सरकार दोनों बढ़ते पारदर्शिता। स्थायी समिति की सिफारिश में राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित की परिभाषा स्पष्ट करने की सलाह। का सार्वजनिक हो चयन के मापदंड। भारत बनेगा अमेरिका का बड़ा रक्षा साझेदार। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच मुलाकात में समझौतों को अंतिम रूप। उच्च स्तरीय डिफेंस टेक्नोलॉजी साझा करने में मिलेगी मदद। भारत के साथ नहीं रखना चाहते स्थायी दुश्मनी। पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित का बयान। भारत ने दिया आतंकवाद को बढ़ावा बंद करने की नसीहत। अंडमान में वर्धा तूफान के और तेज होने की आशंका। भारी बारिश और हवाओं के मद्देनजर लोगों को घरों में ही रहने की सलाह। 3 दिन से फंसे पर्यटकों को निकालने की कोशिशें तेज। और फिलहाल मेरे साथ सुबह 9 बजे की खबरों में इतना ही। आगे देखिए मैं भी भारत। नमस्कार।